दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये राजनीति का नया दौर है। जिस तरीके से वर्तमान में जो 3 दिसंबर को विधानसभाओं के चुनाव आए, वहां जहां विपक्षी दलों को उनसे निराशा हुई, कांग्रेस को निराशा हुई, वहीं भाजपा की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हम बसपा पर करेंगे, बहुजन समाज पार्टी पर चर्चा करेंगे। और ये चर्चा ये है कि जो एक तरीके से दुर्गति बसपा की इन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में हुई है, उससे उसका मनोबल तो टूटा है। उसके जो रिजल्ट आए हैं उससे बसपा सकते में तो है। और उस सकते से निकलने के लिए और जो निराशा है उससे निकलने के लिए, हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कुछ प्रयास तो शुरू कर दिए हैं। वो प्रयास की भी हम चर्चा करेंगे कि उनसे कितनी सफलता हो सकती है, मिल सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बसपा का हाथी बूढ़ा हो चला है। हम ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि निरंतर बसपा का वोट गिरता जा रहा है। उससे बसपा हाईकमान में तो निराशा है ही, बसपा से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी लगातार मनोबल टूट रहा है। निराशा उनमें घर कर रही है और बसपा की लगातार हारों के चलते बहुत सारे कार्यकर्ता निराश होकर घरों में बैठ गए हैं। बहुत सारे नेता छोटे बड़े मध्यम वर्ग के निराशा के चलते बसपा को छोड़कर या तो दूसरे दलों में चले गए हैं, अपना भविष्य खोज रहे हैं, या घरों में बैठ गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हाथी बूढ़ा हो, सचमुच में बूढ़ा हो गया है, और क्या ये भविष्य में रफ्तार पकड़ेगा या नहीं। हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। दोस्तों, हालांकि हम प्रतीकात्मक रूप से ये कह सकते हैं कि आकाश आनंद को प्रतीकात्मक रूप से अब हम जवान हाथी मान सकते हैं कि जवान हाथी को लाया गया है। ये युवा हाथी कोई करिश्मा दिखाएगा, ऐसी बसपा से जुड़े हजारों लाखों कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इसका जो दूसरा शाह पहलू है, और वो तो ये दर्शाता है कि जिन ऊंचाइयों से बसपा नीचे पहुंच चुकी है, तो उसकी चर्चा हम जरूर करें। और यदि उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर नज़र नहीं डालेंगे, हल्के प्रदर्शन के बारे में बहुजन समाज को नहीं बताएंगे, तो वो भी उन्हें अंधेरे में रखने के समान होगा। और हमें सार्वजनिक रूप से, या बसपा, मेरा मतलब हमें से मतलब बसपा सुप्रीमो को, बसपा नेताओं को ये मतलब बताना होगा कि हम निरंतर क्यों नीचे जा रहे हैं, और पार्टी को पुनः बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा से गठबंधन करके बसपा ने 10 लोकसभा सीटें जीती थीं। बसपा के साथ उनका चुनावी गठबंधन था। इसके इतर बसपा किसी और राज्य में एक भी लोकसभा सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई, जबकि पहले बसपा उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश,
जैसे कई राज्यों में अपने सांसद जिताकर लाती रही है। तो अब उत्तर प्रदेश के अलावा बसपा का कहीं भी एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलावा पार्टी का प्रदर्शन निरंतर नीचे ही दिखाई दे रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले लोकसभा चुनावों में बसपा ने 26 राज्यों में चुनाव लड़ा। पार्टी को उत्तर प्रदेश में तो खूब वोट मिले, खूब बटोरे, 10 सांसद भी जीते, लेकिन बाकी 25 राज्यों में मायावती कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई और किसी एक भी सांसद को बाकी राज्यों में जिताकर नहीं ला पाई, जबकि अखिलेश की सपा पार्टी के साथ गठबंधन के चलते उन्हें उत्तर प्रदेश में तो 10 सीटें मिल गई थी। इसी तरीके से उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में तो उसे 5% वोट मिले, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार सहित अन्य 9 राज्यों में 1 से 3% ही बसपा को वोट मिल पाए। बाकी बचे राज्यों में तो 1% से भी वोट नीचे चले गए। यदि हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो विधानसभा चुनावों में भी बसपा का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। 2018 राजस्थान चुनावों में बसपा को 4.08% वोट मिला था और 6 सीटें भी वो जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन 2023 के चुनावों में ये घटकर मात्र 1.82% वोट रह गया। यानी उसे पहले 2018 के विधानसभा चुनावों में 4.08% वोट मिले थे, जबकि 2023 में राजस्थान में उसे मात्र 1.82% वोट मिले, यानी आधे से भी कम उसके रह गए और 6 सीट की जगह मात्र उसे 2 सीटें ही मिल पाई। यदि हम एमपी की बात करें तो एमपी में 2018 विधानसभा चुनावों में बसपा ने 5.01% वोट लेकर 2 विधानसभा की सीटें जीती थी, लेकिन 2023 चुनावों में मध्य प्रदेश में उसे मात्र 3.35% वोट मिले और एक भी सीट उसको नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, जब तक इन चीज़ों को बसपा स्वीकार नहीं करेगी, बसपा हाईकमान स्वीकार नहीं करेगा कि हम लगातार हर जगह क्यों नीचे जा रहे हैं, तब तक उसका समाधान भी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2.07% वोट मिले, वो भी गोंडवाला पार्टी के साथ, गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके भी गठबंधन को मात्र 1 सीट मिली, जबकि 2018 चुनावों में 2 सीटें बसपा छत्तीसगढ़ में भी जीत पाने में सफल हुई थी। यानी यहाँ पर भी उसका ग्राफ नीचे गया। दोस्तों, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को या बहुत सारे लोगों को या आम आदमी को या उत्तर भारत के लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि दक्षिण के राज्यों में और कहाँ कहाँ बसपा चुनाव लड़ती है। दोस्तों, 26 राज्यों में आमतौर पर बसपा पूरे देश में चुनाव लड़ती है, जिसमें दक्षिण के लगभग सभी राज्य, बंगाल वगैरह सभी में लड़ती है। तो उस तरीके से हम देखें तो इन चुनावों में, तेलंगाना विधानसभा चुनावों में, जहां पिछले चुनावों में बसपा को 3% वोट मिले थे, इस बार वहां भी उसे आधे से कम ही वोट मिले। यानी पिछली बार तेलंगाना में 2018 में उसे 3% वोट मिले थे और इस बार तेलंगाना में उसे आधे से भी कम 1.38% ही वोट मिले हैं और कोई सीट भी नहीं मिली, जबकि पिछली बार बसपा को, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो कुछ सीटें मिली थी।
कारण। अब कारणों पर आते हैं कि आखिर ये गिरावट लगातार क्यों हो रही है। आमतौर पर कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि बहन मायावती ने अपने उन सभी भरोसेमंद साथियों को खो दिया है। ऐसे कद्दावर नेताओं को उन्होंने या तो पार्टी से संट कर दिया, कुछ पता नहीं होता कि मायावती जब रात को सोती हैं और जब वो सुबह उठेंगी तो किसके बारे में क्या सपना आ जाए, किस बड़े नेता की वो घोषणा कर दें कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो पार्टी से कद्दावर नेता जुड़े थे, जो वोट खींचू नेता थे, जो अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समुदाय में बसपा को जिताने के लिए भारी संख्या में वोट जुटाते थे, उन सबको बहन मायावती ने पार्टी से निकाल बाहर किया। उनको कब गुस्सा आ जाए और उस गुस्से में वो किसका काम तमाम कर दें, किसी को पता नहीं। इसलिए बहन मायावती जी से हर एक कार्यकर्ता, छोटे बड़े नेता, बड़े नेता हमेशा डरे डरे रहते हैं, क्योंकि उनको अपने भविष्य की चिंता रहती है कि मायावती जी के गुस्से का कोई पता नहीं, वो कब किसकी गर्दन पे वार कर दें और उसे समाप्त कर दें। तो ये कारण है कि बहन जी के पास कद्दावर नेताओं की कमी हो गई है। उनके पुराने साथी जो उन्हें चुनाव जितवाते थे वो छोड़कर चले गए हैं और इसका कारण उनकी सनक ही बताया जा रहा है कि उनकी सनक से सभी लोग परेशान रहते हैं। कब किसके साथ वो क्या दुर्व्यवहार कर दें, पार्टी से निकाल दें, कोई पता नहीं। इसके आगे अब सवाल यही है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या बहन मायावती किसी के साथ चुनावी गठबंधन करेंगी? पिछली बार तो सपा के साथ गठबंधन के कारण उन्हें 10 लोकसभा की सीटें मिल गई थीं, लेकिन अब वर्तमान में जो स्थिति है कि लगभग 425 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में से मात्र उनका एक एमएलए है। तो उन स्थिति में ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्या वो पिछला प्रदर्शन लोकसभा चुनावों में दोहरा पाएंगी? लेकिन जानकारों का ये मानना है कि वो यदि किसी से चुनावी गठबंधन नहीं करती हैं तो वो पिछला प्रदर्शन शायद नहीं दोहरा पाएंगी। और लेकिन उम्मीद की किरण भी है। उम्मीद की किरण ये भी दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से जो हमने पहले भी एक स्टोरी की थी कि बसपा सुप्रीमो ने और खासकर आकाश आनंद ने उन पुराने कद्दावर नेताओं को जो पार्टी छोड़कर चले गए थे या निराश होकर घरों में बैठ गए थे या दूसरी दलों में चले गए थे, उन सबको पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाया है। और वो अभियान यदि कामयाब होता है और किसी अच्छी पार्टी से उत्तर प्रदेश में बसपा चुनावी गठबंधन कर सकती है तो हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में एक बेहतर नतीजे निकलें। लेकिन इसके लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें सफलता प्राप्त करना जरूरी है। इसमें मैं साथ ही ये भी बता देना चाहता हूं कि काशीराम जी ने जिस तरीके से साइकिल पर सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा बसपा से जोड़ने के लिए, बहुजन समाज से जोड़ने के लिए कई राज्यों में उन्होंने साइकिलों पर यात्रा की थी। काशीराम जी की निधन के बाद वो आम जनता से जुड़ने का अभियान बंद हो चुका है। बहन जी फील्ड में बहुत कम निकलती हैं, वो सिर्फ बयान देती हैं, फील्ड में नहीं जाती हैं, जनता से सीधे नहीं मिलती हैं, ना वो कोई यात्रा निकालती हैं।
ना कोई साइकिल रैली या उस तरीके का कोई भी यात्रा इस तरीके की, या हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने देश जोड़ो यात्रा शुरू की और उससे जो कांग्रेस का कायाकल्प पलटता दिखाई दे रहा है और बड़ी तादाद में लाखों की संख्या में आम नागरिक, आम लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, तो यदि बसपा ऐसा कोई अभियान चलाती है, ऐसी यात्राएं हर प्रदेश में करती है, या आकाश आनंद इस तरीके की यात्राएं अलग अलग प्रदेशों में करते हैं, या वो अपने प्रदेश के पदाधिकारियों या अध्यक्षों को ये निर्देश देते हैं कि अपने अपने प्रदेशों में वो पद यात्राएँ करें, साइकिल यात्राएं करें और उस दौर में पार्टी को ले जाएं, उस तरीके से बहुजन समाज को बसपा से जोड़ें जिस तरीके से 2007 में या काशीराम जी ने पैदल यात्राएं करके या साइकिल यात्राएं करके एक माहौल पूरे देश में बनाया था और बसपा को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा दिलाया था। यदि ऐसा बहन मायावती और आकाश आनंद कर पाते हैं, यात्राएं शुरू करते हैं, आम आदमी से बहुजन समाज को गली गली, कूचे कूचे, शहर दर शहर जाकर मिलते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम जी के अभियान को और मिशन को उनके दिमाग में नए सिरे से भरते हैं, जो नई पीढ़ी है जो काशीराम के समय में नहीं थी, उन्होंने उनकी पद यात्राएं और साइकिल यात्राएं नहीं देखी थीं। यदि इस तरीके का माहौल नए सिरे से शुरू किया जाता है तो संभव है कि बसपा अपने पुराने रंग में आ जाए, जीतने वाली पार्टी बन जाए और देश में तीसरी नंबर की जो वो पार्टी बन गई थी, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी बन गई थी, उसका वो स्तर बना रहे और उससे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा ना छिने। तो उसके लिए युद्ध स्तर पर बसपा सुप्रीमो मायावती और नए अध्यक्ष आकाश आनंद और उनके जो पदाधिकारी हैं, उसके लिए उन्हें युद्ध स्तर पर बहुजन समाज को जोड़ने के लिए अभियान चलाना होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी मुद्दे की बात कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा का क्या होगा, उसका क्या भविष्य रहेगा। ये लोकसभा के चुनाव उसका भविष्य तय करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की नाम कामयाबी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली है, यदि इसी तरीके की स्थिति लोकसभा चुनाव में हुई तो पार्टी को फिर नए सिरे से खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।